Hey guys, I'm Rati and you are studying nursing with me. आज जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है और आपके CHO का जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और जो स्टूडेंट अपने नर्सिंग स्कूल्स के अंदर हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्विक रिव्यू करेंगे इन डिजीज़ का। फर्स्ट में सिर्फ एक सिंपल डिजीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ और वन बाय वन हम इन डिजीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी जो आपको हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इनका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ओवम जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड कहलाता है। तो ये जो पीरियड है वो ओव्यूलेशन के बाद में जो 2 वीक्स होते हैं वो जो पीरियड है इसको ओवम पीरियड कहा जाता है। देन इसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये स्टार्ट होता है 3rd वीक से एंड ये एक्सटेंड करता है 10th वीक तक। तो ये जो पीरियड है इसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं गाइज। और फीटल पीरियड स्टार्ट होता है 8th वीक के बाद जब बेबी का बर्थ होता है। तो ये जो पीरियड है वो फीटल पीरियड कहलाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है और एग्ज़ाम्स में आपने देखी भी होंगी अगर आप रिपीट कर रहे हैं एग्ज़ाम। तो इसके बाद जो पीरियड आता है वो है पेरीनेटल पीरियड। अब ये जो पीरियड है वो बेबी का बर्थ हो गया है और उसके बाद में जो बर्थ से लेकर 1 वीक का जो पीरियड है वो पेरीनेटल पीरियड कहलाता है। देन इसके बाद आएगा नियोनेटल पीरियड। ये पीरियड है फ्रॉम बर्थ से लेकर 4 वीक का जो पीरियड है इसको हम नियोनेटल पीरियड के अंदर काउंट करते हैं। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है इन्फेंसी। ये पीरियड है बर्थ से लेकर 1 साल का जो एज है उसमें जो भी बेबी है उसको इन्फेंसी की एज में रखा जाता है। सो ये जो पीरियड है इसको इन्फेंसी पीरियड कहा जाता है। इसके बाद आता है टोडलर का पीरियड। टोडलर पीरियड होता है 1 से लेकर 3 साल का जो एज ग्रुप है उसमें जो भी बच्चे होते हैं उनको टोडलर कहा जाता है और ये जो पीरियड है इसको टोडलर पीरियड कहा जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है प्री स्कूल एज। मीन्स स्कूल जाने से पहले का जो पीरियड है इसको प्री स्कूल एज का नाम दिया गया है और ये 3 to 6 ईयर का पीरियड होता है। इसके बाद बेबी की जो स्कूल एज है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो स्कूल एज का पीरियड है वो है 6 to 12 ईयर्स। इसके बाद जो पीरियड देखेंगे हम वो है एडोलसेंस और ये पीरियड स्टार्ट होता है 13 से लेकर बिगनिंग होती है एडल्ट लाइफ की, वो ड्यूरेशन कहलाता है एडोलसेंस। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में देखे हैं गाइस। तो आप लोग नीचे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके और हमारे कम्युनिकेशन के लिए ही दिया गया है गाइस। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ की। फर्स्ट डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स। वैसे ये जो डिजीज़ है वो अब इरेडिकेट हो चुकी है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, हो सकता है इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो इन फैक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है, 4-5 पॉइंट हैं। स्मॉल पॉक्स का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वेरियोला वायरस। ये एक वायरल डिजीज़ है और इम्पॉर्टेंट है। वायरसेस के नाम पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लाइक कुछ वायरल डिजीज़ दे दी जाती हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी वायरल डिजीज़ नहीं है। तो आपको याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है और जो वायरस है वो है वेरियोला वायरस। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इसका जो लास्ट केस था वो 24 मई 1975 में देखने को मिला था गाइज़। ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, हमें इसको याद रखना होगा। 24 मई 1975 में स्मॉल पॉक्स का लास्ट
केस देखने को मिला था और स्मॉल पॉक्स फ्री जो इंडिया है वो 5 जुलाई 1975 के अंदर डिक्लेयर किया गया था और इसका जो कंफर्मेशन है वो अप्रैल 1977 में दिया गया था कि अब जो इंडिया है वो एक स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री है। एंड स्मॉल पॉक्स के ग्लोबल इरेडिकेशन की अगर हम बात करें तो मई 1980 के बाद में कोई स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड केसेस नहीं देखे गए। सो ये जो डेट्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हमें याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ है गाइस और इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो वेरिसेला जोस्टर है। सो ये कई बार आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम्स में। और वेरियोला एंड वेरिसेला ये दोनों थोड़े से सिमिलर हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कौन सा स्मॉल पॉक्स का ऑर्गेनिज्म है, कौन सा चिकन पॉक्स का ऑर्गेनिज्म है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा हिंट मैं यहाँ पे देती हूँ। चिकन पॉक्स का जो ऑर्गेनिज्म है वो वेरिसेला है, सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और जो डिजीज़ है वो भी सी से स्टार्ट हो रही है, चिकन पॉक्स। सो यहाँ पर इन दोनों के साथ में ये सिमिलरिटी अब कनेक्ट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि वेरिसेला जो ऑर्गेनिज्म है वो चिकन पॉक्स से रिलेटेड है और ये भी एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होने वाली डिजीज़ है। सो यहाँ पर दो डिजीज़ आपके पास हैं अभी तक, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, दोनों वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं। इसके अंदर हम अगर साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं गाइस तो फीवर, मेलेज, एक्स एंड वेस्कुलर रैशेस जो होते हैं वो विदिन 24 आवर्स के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये डिज़ीज़ डेवलप होती है बॉडी के अंदर तो यहाँ पर जो रैशेस हैं विदिन 24 आवर के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चिकन पॉक्स के केसेस होते हैं वो एक इसका मेन सोर्स होते हैं और ये जो वायरस है वो प्रेजेंट होता है नोज़ एंड थ्रोट के सिक्रेशंस के अंदर या फिर जो लीजन्स हैं स्किन के ऊपर उनके अंदर प्रेजेंट हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन है और ब्लड है। का जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि ये इन एरियाज़ में प्रेजेंट हो सकता है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है वो 1 वीक तक का पीरियड है गाइज यहाँ पर, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, तो आपको इसको याद रखना होगा। सो ये जो पूरा 1 वीक है इसके अंदर आपको 1 to 2 डेज़ होंगे वो बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैशेस इसके अंदर काउंट किया जाता है। बॉडी के ऊपर रैशेस डेवलप होने से पहले 1-2 दिन का जो पीरियड है वो हमें यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो 4 and 5 डेज़ का पीरियड होता है वो इंक्लूड किया जाता है इस 1 वीक के पीरियड के अंदर। चिकन पॉक्स के केसेस के लिए अगर हम बात करते हैं मेनली एज ग्रुप की गाइस, तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन होते हैं बिलो एज 10 इयर्स इनके अंदर इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के अंदर चिकन पॉक्स से जो इम्यूनिटी है वो पहले डेवलप नहीं हुई है तो भी ये जो चिकन पॉक्स के केसेस हैं वो उन कैंडिडेट में देखने को मिल सकते हैं जिन्हें पहले इसका इन्फेक्शन डेवलप नहीं हुआ है। तो मेनली यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो बच्चे हैं 10 ईयर्स से कम एज ग्रुप के उनमें चिकन पॉक्स के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें कि ये जो डिजीज़ है वो किस तरीके से स्प्रेड होती है, सो यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस जो होते हैं या फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी इनको हम कह सकते हैं, उसके थ्रू ही ये जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है। यहाँ पर अगर फेस टू फेस कांटेक्ट होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन का दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन के साथ में, तो जो ड्रॉपलेट इनके थ्रू ये डिज़ीज़ है वो यहाँ पर स्प्रेड होती है, ट्रांसमिट होती है, या फिर कुछ फ्रेशली कंटामिनेटेड आर्टिकल्स हैं। लाइक अगर जैसे कोई
पेशेंट है, कैंडिडेट है जिसको ऑलरेडी चिकन पॉक्स हुआ है और उसने सपोज़ स्नीज किया है या फिर कफिंग की है और उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हैं वो इन आर्टिकल्स के ऊपर आ गए हैं और इनको अगर यूज़ किया जाता है किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी ट्रांसमिट कर देते हैं इस डिज़ीज़ को। तो यहाँ पर ये दो तरीके हैं, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट एंड फ्रेशली कंटामिनेटेड आर्टिकल्स। एंड इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड। सो मोस्टली जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 to 16 डेज़ का पीरियड होता है गाइज। लेकिन कुछ केसेस में ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से लेकर 21 डेज़ का पीरियड भी हमें देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स जो डिजीज़ है इसको हम स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं गाइज। सो फर्स्ट जो स्टेज है वो प्री इरप्टिव स्टेज कहलाती है। प्री इरप्टिव मीन्स यहाँ पर जो रैशेस हैं उनके डेवलप होने से पहले की ये स्टेज है। तो इस स्टेज के अंदर इस स्टेज का जो ऑनसेट है वो सडन ऑनसेट है एंड माइल्ड और मॉडरेट टाइप का फीवर इसमें हमको देखने को मिलता है और जो पेन है वो बैक के अंदर देखने को मिलेगा और कुछ शिवरिंग भी हम नोटिस कर सकते हैं इन केसेस के अंदर और पेशेंट को मैलेज फील होगा, पेशेंट थका हुआ फील करेगा यहाँ पर। और ये जो प्री इरप्टिव स्टेज है वो 24 आवर्स के लिए रहती है। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर हैं प्री इरप्टिव स्टेज के। देन इसके बाद आती है इरप्टिव स्टेज जहाँ पर रैशेस का जो फर्स्ट साइन है वो हमें देखने को मिलता है। ये जो रैशेस हैं वो स्टार्ट होते हैं जब यहाँ पर हमें फीवर देखने को मिलता है साथ में, तब ये रैशेस स्टार्ट होना शुरू होते हैं बॉडी के अंदर। तो ये जो स्टेज है वो इरप्टिव स्टेज कहलाती है। अब ये जो रैशेस हैं वो बॉडी के अंदर अपीयर होना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले जब हम इन रैशेस को बॉडी के ऊपर नोटिस करते हैं तो जो ट्रंक का एरिया है उसके ऊपर फर्स्ट अपीयर होते हैं ये जो रैशेस हैं। उसके बाद फिर फेस, आर्म, लेग्स एंड जो कुछ म्यूकोसल सरफेसेस हैं लाइक बकल कैविटी है या फिर फेरेंजियल पोर्शन है उसके अंदर भी ये रैशेस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, चिकन पॉक्स के जो रैशेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले किस पोर्शन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ट्रंक एरिया, जिससे चिकन पॉक्स के जो रैशेस हैं वो डेवलप होना शुरू होता है। देन उसके बाद वो पूरी बॉडी के अंदर हमें दिखाई देने लगते हैं एंड एक्जिला का जो पोर्शन है उसके अंदर भी रैशेस डेवलप हो सकते हैं। एंड जब ये रैशेस डेवलप होते हैं गाइस तो इनका कुछ एक सीरीज़ होता है। ये सबसे पहले इनकी एक स्टेज होती है लाइक मैक्यूल जो स्टेज होती है वो फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद ये पैप्यूल में कन्वर्ट होते हैं, देन इसके बाद ये वेसिकल्स में एंड उसके बाद स्कैब इनको कहा जाता है। तो वेसिकल जो स्टेज है इन रैशेस की वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। ये एक क्लियर फ्लूइड से भरे हुए रैशेस होते हैं जो कि ड्यू ड्रॉप्स की तरह दिखाई देते हैं, मीन्स पानी की बूंदों की तरह, मोतियों की तरह दिखाई देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो वेसिकल्स हैं ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और ये चारों स्टेजेस भी आपको याद रखनी होगी क्योंकि एग्ज़ाम्स में स्टेजेस भी पूछ ली जाती हैं। इनका अरेंजमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ़र्स्ट कौन सी स्टेज होगी, सेकंड कौन सी होगी। तो ये अरेंजमेंट भी आपको याद रखना होगा लाइक मैक्यूल फर्स्ट है, देन पैप्यूल, वेसिकल्स एंड स्कैब। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। सो कॉम्प्लिकेशंस ये हमें यहाँ पर जो कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो कैंडिडेट्स होते हैं या फिर चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं लाइक हेमरेज की कंडीशन हो सकती है या फिर निमोनिया है, एनसेफेलाइटिस एंड सेरिबेलर अटैक्सिया और रेई सिंड्रोम। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि चिकन पॉक्स के जो केसेस हैं उनमें हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये जो केस है मैटरनल
केसेस हैं, तो यहाँ पर जो मदर है अगर उनको चिकन पॉक्स हो जाता है तो उस केस के अंदर कुछ फीटल वेस्टेज देखने को मिल सकता है हमें, या फिर जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं बेबी के अंदर वो हो सकते हैं, या बेबी लो बर्थ वेट हो सकता है इन केसेस के अंदर। तो कुछ इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर हम चिकन पॉक्स को कंट्रोल करने की बात करते हैं गाइस, तो हम उसको आइसोलेट करके कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो आर्टिकल्स यहाँ पर इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको हम डिसइंफेक्ट करते हैं। और कुछ एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं लाइक असाइक्लोवीर एक एंटीवायरल ड्रग है जिसको हम चिकन पॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर वेलासिक्लोवीर एंड फेमिसिक्लोवीर और फॉस्कारनेट, ये कुछ एंटीवायरल ड्रग हैं जो कि चिकन पॉक्स के जो केसेस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है। एंड प्रिवेंशन की अगर इसकी हम बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन VZIG, सो वेरिसेला जोस्टर जो इम्यूनोग्लोबिन है उसको हम विद इन 72 आवर्स के अंदर ही यूज़ करेंगे अगर पेशेंट चिकन पॉक्स के साथ एक्सपोज़र हुआ है पेशेंट का। तो यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन है 72 आवर्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो चिकन पॉक्स के केसेस हैं उनके अंदर अगर हम इम्यूनोग्लोबिन्स को यूज़ कर रहे हैं किसी एक्सपोज्ड पेशेंट के साथ में, तो इसको हम विद इन 72 आवर्स यूज़ कर सकते हैं। एंड वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये एक लाइव एटीन्यूटेड वेरिसेला वायरस वैक्सीन होता है जो कि चिल्ड्रन के लिए यूज़ में लिया जाता है। और बिटवीन 12 to 18 मंथ का जो पीरियड है उसके अंदर इस वैक्सीन को हम बेबी को लगाते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि कुछ कंट्रोल मेजर्स को अपना सकते हैं और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी अपना सकते हैं। और जो चिल्ड्रन के अंदर इस तरीके के केसेस ना हो उसके लिए हम वैक्सीन्स को यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।